दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जहां कहीं भी पढ़े, ट्यूशन, कोचिंग या यूट्यूब चैनल कहीं से भी पढ़ें तो लगातार तैयारी को बनाए रखें। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जो सीरीज चला रखा है, उसी क्रम में आज 14/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कोई भी सेट में मैं जीके, जीएस, करेंट अफेयर, जनरल साइंस सब कुछ करवाता हूं, सिर्फ मैथ रीजनिंग छोड़ के। क्वेश्चन तो हूबहू बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार नहीं भी मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत मदद मिलेगी और हो सकता है उससे बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाए। और ऐसा न्यूमेरिकल भी बहुत सारे करवाते हैं दोस्तों, उसी पर आधारित मिल सकता है। देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन है। इसलिए सभी हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानकर ही सबका अध्ययन करें। देखिए, पहला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट हुआ ये चैप्टर। बोला गया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या 5 × 10⁻−11 मीटर है, की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है यदि विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इतना मीटर की त्रिज्या, मान लिया जाए ए यहाँ वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कितना है कक्षा का 5 × 10⁻−11 मीटर। और यहाँ दे रहा है किस वेग से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कक्षा का। तो यहाँ से देखिए वेग इसका दिया हुआ है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड चाल से चक्कर लगा रहा है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है, तो समतुल्य विद्युत धारा पूछ रहा है दोस्तों I = Q/T, यानी कि T समय में पर सेकेंड में कितना आवेश उस कक्षा में प्रवाहित हो रहा है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब R त्रिज्या से इस वृत्त के यानी कि कक्षा के चारों ओर, यानी कि ये मान ले O इसको मानते हैं, तो O से स्टार्ट किया फिर O पर आ गया, तो इस कक्षा का क्या चक्कर लगाए दोस्तों, तो ये वृत्त है, तो वृत्त का परिधि का ही तो चक्कर लगाएगा। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, यानी कि ये टाइम, यानी वृत्त के परिधि 2πr, और किस चाल से चल रहा है, यानी कि v। देखते हैं इसका, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ पेज। एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, अभी बोले कि यहाँ एक चक्कर R त्रिज्या से लगा रहा है, यहाँ O से स्टार्ट किया फिर O पर आया, तो समय लिया गया टाइम बराबर ये परिधि का एक चक्कर लगाएगा तो परिधि 2πr, किस चक्कर से लगाएगा तो v वेग से। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जहाँ कक्षा की त्रिज्या r है और v क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल है। एक सेकंड में कक्षा में चक्रों की संख्या कितनी होगी, एक सेकंड में पर सेकंड, तो 1/t पर सेकंड। अभी हम लोग पढ़े थे जो है टाइम कितना लेगा, तो 2πr/v, तो इसको पर सेकेंड यानी कि 1/t करेंगे तो हो जाएगा 1/2πr और बटा v। इसको उलट जाएगा दोस्तों तो v ऊपर चल जाएगा और 2πr नीचे चल जाएगा। इसी को तो ये लिखा है यहाँ पे कि एक सेकंड में कक्षा में चक्रों की संख्या बराबर 1/t यानी कि v/2πr, जो अभी यहाँ से सोल्व किए। कोई भी गड़बड़ हो तो बैक करके फिर से सुने। इस पर सेट किया v किस चाल से चल रहा था, तभी ऊपर में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था। 2 तो 2 का 2 यहाँ दे दिया, पाई का मान होता है दोस्तों 3.14, तो 3.14। आर कितना था त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ही,
तो इस तरह से इसको पूरा सोल्व करने से 7 गुना 10 का पावर 15 चक्कर पर सेकेंड में लगा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पढ़े थे कि हमको ज्ञात करना है क्या चीज़ दोस्तों? तो हमको I बराबर ज्ञात करना था QIT समतुल्य प्रतिरोध। तक कक्षा के किसी से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश यानी कि Q पहले निकालेंगे, तब तो I बराबर QIT हम निकाल लेंगे। तो पहले Q हमको पता होना चाहिए। Q बराबर होता है दोस्तों E और पर सेकेंड कितना चक्कर लगाए तो वो F। तो E बराबर कूलम्ब, इतना कूलम्ब आवेश इलेक्ट्रॉन पर, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1.6 × 10⁻⁻⁻। और F यहाँ पर क्या है? ये चक्कर पर सेकेंड में कितना चक्कर लगा है। तभी देखिए ऊपर में जस्ट में देखे हैं, इसको फिर से बैक करते हैं। ऊपर में देखिए, अभी यहाँ देखें कि पर सेकेंड जो है 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। तो Q बराबर EF होता है, जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और F है चक्रों की संख्या पर सेकंड में। तो चक्रों की संख्या यहाँ से निकल गया इतना। अब कूलाम का समतुल्य वैद्युत धारा से निकालते हैं। तो I बराबर QIT होता है। Q तो अभी हम जस्ट यहाँ Q यहाँ पे निकाले ही हैं, तो Q का मान यहाँ ऊपर में रख दिए। अब T मतलब पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में, तो इसी का भागा 1 से देंगे तो उतना ही आ जाएगा, कितना एम्पियर। दोस्तों कभी 10 के पावर 3 को मिली भी बोलते हैं, इसलिए 1.12 और 10 का पावर 3 को मिली और एम्पियर का एम्पियर। फिर से सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई ये नहीं है। जब तक नहीं समझ में आएगा दोस्तों प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि वो नहीं अगर समझिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये मेटाफेज में होता है। मेटाफेज को हिंदी में सम विभाजन बोलते हैं, जिसमें गुणसूत्र जो है जनक कोशिका की ही भांति होती है। जैसे करेले का बीज से करेला रोपेंगे तो वो भी तीखा ही होगा। तो सूत्री विभाजन माइटोसिस में जो गुणसूत्र होते हैं आने वाला पीढ़ी में, वो जनक कोशिका के भांति होती है। जैसा माता पिता होता है वैसा ही उसका बच्चा होता है। या अर्थात जब DNA का आदान प्रदान सेम होता है तो आनुवांशिक समानता बनी रहती है, क्योंकि सेम इधर से इधर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए समझते रहेगा। साइंस, जीके, जीएस, करंट सभी को अपडेट करके देता हूँ और सबका डिस्क्रिप्शन करता हूँ। किसी तरल की समान अवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? कौन प्रक्रिया सबसे धीमी गति में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है क्वथन। तो क्वथन मतलब दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट तो एक निश्चित ही टेम्परेचर पर होता है, तब कोई चीज़ उबलेगा, बॉयल होगा। संघनन भी एक निश्चित ठंडापन में होता है। बाष्पीकरण याद रखेंगे दोस्तों, बाष्पीकरण सबसे स्लो होता है, धीरे धीरे बाष्पीकरण होता है। और अगर क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में कि बाष्पीकरण किस टेम्परेचर पर होता है, तो याद रखेंगे बाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित टेम्परेचर फिक्स नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पर बाष्पीकरण होते रहता है। जैसे ठंडा में भी कपड़ा सूखता है और गर्मी में भी सूखता है, लेकिन गर्मी में बाष्पीकरण टेम्परेचर अधिक होने के कारण जल्दी हो जाता है तो कपड़ा तुरंत सूख जाता है। लेकिन ठंडा में वही टेम्परेचर कम रहता है तो बाष्पीकरण की दर धीमी रहती है, तो पानी उड़ता ही नहीं जल्दी है। लेकिन बाष्पीकरण हमेशा होते रहता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, सब दिन, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने 2016 में यह उपलब्धि हासिल की? तो KL राहुल हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
ये तो क्वेश्चन उस समय के लिए चर्चा में बना हुआ था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये विद्युत सेल होता है, जो विद्युत बैटरी हम लोग जानते हैं। इसमें रसायन बहुत सारे मिले रहते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर क्या करता है? तो विद्युत हीटर विद्युत को ऊष्मा ऊर्जा, ताप ऊर्जा ये सब में बदलता है दोस्तों। जैसे विद्युत हीटर में जब बिजली देंगे तो उसका कॉइल पूरा गर्म हो जाता है और इसलिए उसको ताप ऊर्जा में बदल देता है। हेयर ड्रायर, हेयर मतलब बाल, ड्रायर मतलब सुखाने वाला, बाल सुखाने वाला दोस्तों। तो इस विद्युत इसमें देते हैं तो पवन ऊर्जा उससे निकलती है जिससे कि हमारा बाल सूख जाता है। तो हेयर ड्रायर को याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत पंखा, विद्युत पंखा का याद रखेंगे दोस्तों। विद्युत पंखा क्या करता है? तब विद्युत ऊर्जा को वो भी हवा में बदल देता है, पवन ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? वो गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टाइटेनियम। तो दोस्तों याद रखेंगे कि कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो याद रखेंगे कि ये गैलियम होता है। गैलियम जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह ले लेता है। और मेंडलीव आवर्त सारणी से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो डोबरेनर एक हैं, डोबरेनर का त्रिक नियम। त्रिक नियम में 3 धातु होते हैं और 3 धातु में डोबरेनर का त्रिक नियम दिया गया। उसके बाद डोबरेनर के त्रिक नियम के बाद प्रयास किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम दिया था। उसके बाद प्रयास किया गया आवर्त सारणी बनाने का मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव जो है आवर्त सारणी बनाए जिसमें उन्होंने सूत्र दिया था कि तत्वों का गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। मोसले के द्वारा तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में हमेशा सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है, इसलिए हर एक कंप्यूटर में उसका दिमाग रहेगा, बिना दिमाग का कोई काम नहीं करेगा। कीबोर्ड तो वर्चुअल होते हैं, वो रह भी सकता है, बाहर से नहीं भी हो सकता, उसमें टाइपिंग का रहता है। माउस भी लोग बहुत सारे हाथ से भी काम चला लेते हैं, माउस का काम कर लेते हैं, ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर को शक्ति बोलते हैं दोस्तों, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। संवेग बहुत बार पढ़े होंगे, संवेग P बराबर होता है mv, यानी कि किसी भी वस्तु का संवेग उसके m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, यानी किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए याद रखेंगे इसको। दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेज और दिल्ली वेवराइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? कौन से प्रतियोगिता में ये सब टीमें खेलती है दोस्तों? तो ये हॉकी इंडिया लीग में ये सब टीमें खेलती है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा कि गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस
कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर पूछ दे कि ये सब टीमें किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से बोलेंगे। उसी तरह से पटना पायरेट्स, यूपी योद्धा, ये सब पूछ दिए तो ये सब जो है टीम किस खेल को खेलती है तो याद रखेंगे कि ये सब टीमें कबड्डी खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है कैसे दोस्तों? तो हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन विधि के द्वारा। मुकुलन विधि क्या है दोस्तों? तो मुकुलन जो होता है कली से जीव बन जाता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वैसा प्रजनन जिसमें लिंग की कोई सहभागिता नहीं होती है, बिना लिंग का ही प्रजनन हो जाता है, तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन चाहे तो आप रोक के सोल्व कर सकते हैं। मैथ या फिर रीजनिंग उतने भी वास्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन समय के अभाव में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, इसलिए नहीं सोल्व करते हैं मैथ रीजनिंग। और हो सकता है मेरे बनाने के तरीके से आप लोग खुश ना हो तो झूठ मूठ का टाइम भी बर्बाद होगा। हम लोग को सिर्फ एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन का तरीका कैसा होता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में देखिए यहाँ पे, इसको मैथ के तरीका से सोल्व कर लीजिए, ये तो सिर्फ समझना है हम लोग को। CO2, C मतलब कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, प्लस जोड़ लेते हैं दोनों कितना है इसका परमाणु संख्या, और O का कितना है होता है? तो O का दोस्तों होता है 8, 8 परमाणु संख्या O का होता है, तो 8 दो परमाणु है इसका, तो 8 दूना 16, 16 6 22 हो गया। 22 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? टोटल अगर मान लिया जाए आपके पास एक आम है, मेरे पास एक आम है, तो आम तो 2 ही हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो आपके पास 50% है, मेरे पास 50% है, तब न दोनों को मिला के 100% होगा। एक एक आम दोनों को दिया गया 50-50 बांट के, तो अब टोटल 22 अंक है, यानी कि 22 परमाणु संख्या 22 है, इसको 100% मान लिया जाए तो 22 का कितना परसेंट है कार्बन? तो 22 का X% है, कार्बन की मात्रा कितना है? 6 है, तो 22 का कितना परसेंट है? 6, तो मान लिए कि 22 का X% है 6, तो X निकाल लीजिए। X बराबर हो गया 6 गुना 100/22। इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 22 में 6 27.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? कहता है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी बना हुआ है तो कौन से 2 आवर्त हैं जिसमें 8-8 तत्व मौजूद हैं? तो आवर्त सारणी में 2 प्रकार के होते हैं। एक क्षैतिज कतार होता है दोस्तों, ऐसे इसको बोलते हैं आवर्त, लेकिन इस तरह से जो कतार होता है उसको बोलते हैं वर्ग। तो कहता है कौन से आवर्त है? पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त ये हो गया पहला आवर्त, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 वर्ग होते हैं। तो बहुत बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7, और कितने वर्ग होते हैं? तो 9। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। उदग्र कतारों को क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो याद रखेंगे कि कौन से 2 आवर्त में, तो दूसरा और तीसरा में 8-8 तत्व मौजूद हैं। पहला में 2 तत्व हैं, दूसरा तीसरा में 8 तत्व हैं, और बाकी सब में देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट डाल दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, गिन लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 आवर्त हुआ, 2 आवर्त, 3 आवर्त, ये 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त। वर्ग कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग हुआ। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो पहला आवर्त में 1 और 2 तत्व हैं। तो कह रहा था किस आवर्त में जो है
8 तत्व मौजूद है। यह देखिए दूसरा आवर्त में, वही ना आंसर था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरा आवर्त एवं तीसरा आवर्त में 8 तत्व हैं, पहला आवर्त में 2 तत्व हैं, बाकी सब में 18 जो है तत्व हैं। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परावर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने का था 7-8 में, आम्ल, क्षार और लवण। आम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। आम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, और क्षार लाल को नीला कर देता है, और लवण जो होता है वो उदासीन होता है। लवण मतलब उदासीन, जबकि दोस्तों लवण बन जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि एक चीज़ और रखेंगे कि इसको पीएच मान प्रदर्शित करने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। वो स्केल में बताए हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, मतलब वो विलयन क्या है, उदासीन है। 7 से अधिक रहने पर क्षारीय होता है वो विलयन, और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। तभी ये बोल रहा है कि नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है कौन? अम्ल। तो अम्लीय कितना होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम कौन है? ये 6 है। अभी यही इसी ट्रिक से कहता है अम्ली उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है। तो ये कह रहा है ना कि नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर दिया, तो इसका पीएच कितना होने की संभावना है? तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल हमेशा 7 से कम होता है, तो ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए थोड़ा नहीं समझ में आए तो फिर से थोड़ा सा बैक करके समझिए, क्योंकि मेहनत करता हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा भी मेहनत बेकार जाएगा, आपका भी समय बेकार जाएगा। इसलिए फिर से दोबारा सुनने का प्रयास करेंगे अगर दिक्कत होगा तो। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। किसको मसालों के बगीचे के नाम से भारत में जाता है? तो केरल में सब मसाला बहुत आयत मात्रा में होता है दोस्तों। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के बंगलोर शहर को अंतरिक्ष नगर या फिर भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बंगलोर को। और नेक्स्ट में देखिए महाराष्ट्र दिया है, तब महाराष्ट्र के नागपुर को संतरा नगरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि कहता है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यानी कि यार मास यानी कि उसका द्रव्यमान है दोस्तों 20 केजी, और ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा उठाया यानी कि एच उसका है 2 मीटर। और उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? कार्य जो गुरुत्वाकर्षण बल करेगा, जहाँ मान लें कि जी बराबर 10, स्मॉल जी बराबर हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यानी कि कार्य किया जाएगा दोस्तों mgh के बराबर होगा। m 20 दे देंगे, g कितना दिया हुआ है 10 अभी क्वेश्चन में, और h कितना ऊंचाई उठाया था 2, तब 20 दहाई के 200 और 200 दूना 400, यानी कि यही 400 जूल कार्य किया जाएगा। यहाँ देखिए 3 नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ। तीसरा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। इसको याद ही रखिएगा, बहुत बार पूछ दिया जाता है कि किसका ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं, ऐसे करके। तो अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जो जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत होता है। जीडीपी में 3 तरह से योगदान देता है भारत में कोई भी चीज़। एक प्राथमिक क्षेत्र में बांटा गया है, दूसरा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा को तृतीयक क्षेत्र बोलता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो कृषि आता है, याद रखेंगे, किसानी। दूसरा क्षेत्र में औद्योगिक होता है, औद्योगिक उद्योग धंधा जिसको बोलते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी, बिजली, तार, डाक, ये सब सेवा क्षेत्र आता है। तो जिस देश में सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आदमी लगा रहेगा वह देश उतना विकसित माना जाता है, याद रखेंगे। तो यही कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में 17-18 में था, तो सेवा क्षेत्र में योगदान 50% से अधिक था, यानी कि समझ लीजिए 50% है। जबकि सेवा क्षेत्र में भारत में रहना चाहिए कम से कम 70 से 80% होना चाहिए था दोस्तों, या फिर 70 से तो प्लस ही रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाना पड़ा था। तो उस समय का ये करेंट क्वेश्चन था। उस समय आर.के. नगर में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण आर.के. नगर में तत्काल उपचुनाव करवाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है दोस्तों, तो एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। कोई भी गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज यानी कि जाइगोट जाके उसके सतह पर अगर जुड़ जाता है तो उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। कभी कभी इसके वजह से हमारी जो भी माँ बहनें जो भी होती है लड़कियाँ, उन्हें इस इम्प्लांटेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है, खून बह जाता है जब उसके सतह पे जम जाता है। तब शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलके भ्रूण का निर्माण कर देता है, इम्प्लांटेशन में जाइगोट बनाता है। तो गर्भाशय की परत पर जो है जाइगोट का ही अस्थिर होना, वही युग्मनज का अस्थिर होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया है, ऐसा दोस्तों देख लीजिए, इसलिए बता देते हैं। ये अगर एक जितना का वर्ग देगा, जितना तक जाएगा उतना तक आप संख्या में जाइएगा। जैसे 2 का बोलेगा इतना का वर्ग कितना होगा, तो 2 तक अंक में जाइएगा। 1 2 अंक है तो 2 तक जाइएगा और फिर माइनस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर 3 का पूछ लिया कि 3 1 का वर्ग कितना होता, 3 तक जाइएगा। 1 2 3 फिर माइनस हुई 2 1। अगर 4 का दे दिया, 1 2 3 4 का वर्ग दे दिया तो 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4 और फिर घटाइए 3 2 1। इसी तरह से 5 का दिया है तो गया 1 2 3 4 5, फिर घट गए 4 3 2 1। तो ऐसा रहेगा, तो इसी ट्रिक से सोल्व कर लीजिएगा। ऐसा दिया, ऐसा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा वर्ग करने में इसको, लेकिन जान के फंसाने के लिए दिया जाता है। इस सब का ट्रिक से सोल्व किया जाता है। देखिए 5 सेकेंड में मार के आदमी निकल जाएगा। जो निकालेगा इसको आंसर, वो बहुत उसको गुना भागा करना पड़ेगा। किस भारतीय अभिनेता को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो बाद में राजनेता भी बने? तो शत्रुघ्न सिन्हा को मिला था, इसलिए उस समय चर्चा में। पाइथागोरस त्रिक, इसको भी याद रखिएगा। अगर इसका वर्ग जोड़ के इसका वर्ग के बराबर आ गया तो पाइथागोरस
बोला जाता है, त्रिक। जैसे 8 का वर्ग 64 हो गया, और 15 का वर्ग 15 पंद्रहियाँ 225, ये दोनों को जोड़ लीजिए 289 हो गया। तो 17 का वर्ग क्या, 17 का वर्ग पूरा कीजिएगा तो देखिए 289 आएगा। यानी कि पहला 2 का वर्ग जोड़ के तीसरा का वर्ग के बराबर आ जाए उसे पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर, अगर किसी को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो लौ जो है ईंधन जो जलेगा उसका नीला जलेगा। कभी कभी गैस जलाते होंगे तो देखते होंगे एकदम, जब भर के आप लोग गैस लाते हैं रूम में, बहुत सारे लोग तो बिहार, पटना, कलकत्ता जहाँ भी पढ़ रहे होंगे तो गैस जब भरवा के लाते हैं तो देखते हैं हम नीला जलता है उसका लौ। जब गैस ख़त्म होने वाला रहता है तो लाल जलता है। तो यही कह रहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ जलती है, जबकि ऑक्सीजन के आपूर्ति अपर्याप्त होने पर लाल जलेगी। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना किया सबसे पहले, और बाद में इंद्रप्रस्थ नाम दिया। तब पांडव, यह महाभारत का क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी हमारे धर्म ग्रंथों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे रावण जब सीता को लेकर जा रहा था तो कौन सा पक्षी सीता को बचाने का प्रयास किया गया, किस पक्षी के द्वारा, तो जटायु के द्वारा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तब पांडव के द्वारा सबसे पहले दिल्ली नगर बसाया गया था, उसको मतलब इंद्रप्रस्थ नाम दिए थे, अभी बाद में दिल्ली उसका नाम हो गया। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम भी बहुत बार करंट में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इंद्रप्रस्थ स्टेडियम कहाँ है, तो उसको याद रखिएगा कि इंद्रप्रस्थ स्टेडियम दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में सही चित्र को चुने। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बंदर खाएगा केला तो चूहा क्या खाएगा, तो ये ब्रेड खाएगा। डी नंबर होगा ऑप्शन। देखिए डी नंबर चूज किया हुआ है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक लिखा है, तो ये उस समय बहुत चर्चा में था। करण जौहर लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, के अध्यक्ष कौन हैं, तो उस समय तो दोस्तों डॉक्टर डीपी सिंह जी थे। लेकिन फरवरी 2022 से मम्मी डाला जगदीश कुमार जी हैं। यानी कि याद रखेंगे एम जगदीश कुमार जी जो है यूजीसी के हेड हैं। यूजीसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1956 को मौलाना आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, एक समान वृत्तीय वेग, मान लिया यहाँ से कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, तब क्या संवेग उसका परिवर्तित होगा? वस्तु का संवेग क्या बोलते हैं? P बराबर एम और भी। द्रव्यमान वस्तु का क्या घूमते घूमते द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? वस्तु का जितना वजन है और जितना द्रव उसमें है तो नहीं चेंज होगा। तो नहीं, अब वेग तो एक समान है तो ये तो चेंज नहीं होगा। गति तो एक समान चल ही रहा है तो वह भी बदलेगा नहीं। कह रहा कौन सा परिवर्तित होता है? द्रव्यमान परिवर्तित होगा नहीं। तो दोस्तों इसमें दिशा बदलते रहेगी। यहाँ देख लेते हैं, दिशा जो है बदलते रहेगी। यहाँ से ऐसे जाएगा इस दिशा में, फिर देखिए इस दिशा में आ गया वस्तु, फिर देखिए इस दिशा में चल गया वस्तु, फिर देखिए इस दिशा में जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लंबा आंत किसका है? तो दोस्तों कुत्ता, बाघ, खरगोश। इसका ट्रिक याद रखेंगे, अगर कोई भीड़ में दे दे तो इसको बोलना है जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी आंतें बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो शाकाहारी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खाते हैं, घास फूस ये सब, इसलिए खरगोश का आंत इसमें से लंबा होगा। बाकी सभी कुत्ता, बाघ ये सब है दोस्तों लोमड़ी मांसाहारी, मांसाहारियों का आंत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया है? तब पुली मुरुगन जो पिक्चर है दोस्तों पहला मलयाली फिल्म है, मलयालम भाषा का, केरल का, जो 100 करोड़ के कमाई के आंकड़ा को पार कर गया। पुली अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा दोस्तों, बहुत मस्त पिक्चर है। मुझे तो ऐसा पिक्चर जो होता है बहुत अच्छा लगता है जिसमें राजा महाराजा टाइप के होते हैं, तो पुली उसी तरह से है और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार, एक बार देखने पर फिर से दोबारा देखने का मन करेगा। इसमें थलपति विजय क्या करके नाम है हीरो, वही है। बहुत बार पिक्चर उक्चर सब चीज़ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। संवेग की इकाई क्या है? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर एम भी होता है, जहाँ एम होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और भी होता है द्रव्यमान गुने वेग, भी होता है वेग। तो निकाल लीजिए इसका इकाई, द्रव्यमान का क्या होता है केजी, गुना वेग का मीटर पर सेकेंड, इसी को केजी बोल दिए और मीटर को मीटर बोल दिए, और सेकेंड को ऊपर लाने के लिए पावर -1 कर देते हैं, इसी को ऊपर में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सब भी धीरे धीरे इसलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं ताकि आप लोग रुक के थोड़ा सा सोल्व भी कर सकें, रोक के वीडियो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रेल का है, ग्रुप डी जो है टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी में डाला जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इसको सिर्फ उलट देता है, बहुत बार पूछता है शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन में रहेगा CO2, H2O, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ पहले ही आंसर दे दिया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? तो सूखी बर्फ़ के नाम से जानते हैं, सूखा बर्फ़ बोलते हैं इसको। और कभी कभी ऐसे रहेगा कि सूखी बर्फ़ के नाम से किसे जानते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन आरेख से भी क्वेश्चन दिया गया है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। 18 वोल्ट, तो कितना गुने कितना ओम? वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, विभव का मात्रक। तो विभव बराबर होता है दोस्तों, विभव बराबर, यहाँ पे याद रखेंगे, कोई भी सूत्र पहले लिख देते हैं। विभव बराबर यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध निकालते हैं। तब विभव, देखिए विभव कितना है, विभव का मात्रक है वोल्ट होता है, तो 18 है। 18 कितना गुने 3 और ओम, प्रतिरोध का मात्रक देखिए यहाँ ओम दिया है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसको ए से तो कितना एम्पियर, कितना एम्पियर गुने कितना ओम बराबर इतना वोल्ट होगा। तो 18 तो डैश गुने 3 तो 6, तो 6 तिया 18 ओम बराबर 18 वोल्ट। ये तो बैठाने वाला था। 18 बराबर कितना गुने कितना ओम। अगर वोल्ट ओम नहीं भी रहता तो आपको खाली 18 बराबर भाट गुने, यहाँ पे अगर भाट गुने 3 रहता तो आप लोग ऐसे भी मार सकते थे। तो यहाँ पर ही सेट ख़त्म हो गया है। अगर यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरह से चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें।